जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम फिर से करने वाले हैं संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम। संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम में मैं 3 टॉपिक पहले से इसमें करा चुका हूं। आज का टॉपिक हमारा कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद ये आज का हमारा टॉपिक है। तो ये चर्चा में क्यों रहा? तो हाल ही में कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्य सरकार के बीच दोनों राज्यों की सीमा के निकट अवस्थित बेलगावी क्षेत्र पर दावे को लेकर एक पुनः तनाव देखने को मिला है। इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? तो इससे पूर्व वर्ष 2004 में महाराष्ट्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर करते हुए इस मामले में न्यायालय का अंतिम निर्णय आने तक विवादित क्षेत्र को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में लाए जाने की मांग की। हालांकि वर्तमान में बेलगावी का पूरा क्षेत्र कर्नाटक द्वारा प्रशासित होता है। इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किए जाने के बाद ही महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य की सीमा से सटे कुछ कस्बों और गांवों को अपने क्षेत्राधिकार में शामिल करने को लेकर विवाद बना हुआ है। इस अधिनियम को वर्ष 1953 में गठित न्यायमूर्ति फजल अली आयोग के निष्कर्षों के आधार पर पारित किया गया था। इसमें अगला पॉइंट है, इस अधिनियम को वर्ष 1 नवंबर 1956 को मैसूर राज्य, जिसे बाद में कर्नाटक नाम दिया गया, के बाद पड़ोसी बॉम्बे राज्य, बाद में महाराष्ट्र के बीच मतभेद उभर आए। अगला पॉइंट है इसी सीमांकन से नाखुश महाराष्ट्र ने अधिनियम की धारा 21(2)(b) का आह्वान किया और कर्नाटक में मराठी भाषा क्षेत्रों को जोड़े जाने पर आपत्ति जताते हुए गृह मंत्रालय को एक ज्ञापन सौंपा। इसके तहत 2806 वर्ग मील के क्षेत्र का दावा किया गया, जिसमें बेलगावी, कारवाल और निप्पानी की 3 शहरी बस्तियां आदि शामिल थीं, जो स्वतंत्रता से पहले मुंबई प्रेसिडेंसी का हिस्सा थीं। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र के दावे का आधार महाराष्ट्र द्वारा सीमा के पुनः समायोजन का दावा क्षेत्र की निकटता एवं सापेक्ष भाषाई बहुमत के आधार पर प्रस्तुत किया गया। महाराष्ट्र द्वारा बेलगावी और आसपास के क्षेत्रों पर दावा मराठी भाषा लोगों और भाषाई एकरूपता पर आधारित है। अगला पॉइंट है इसमें, साथ ही यह कारवार और सुपा पर भी अपना दावा करता है। महाराष्ट्र के अनुसार इस क्षेत्र में बोली जाने वाली कोंकणी मराठी भाषा की ही एक बोली है, जिसे बोली की संज्ञा दी जाती है। महाराष्ट्र के अनुसार इन क्षेत्रों के राजस्व अभिलेख भी मराठी में ही रखे जाते हैं। अगला है कर्नाटक का पक्ष। इसमें कर्नाटक पक्ष क्या है? कर्नाटक का तर्क है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार सीमाओं का निर्धारण अंतिम है। राज्य का तर्क है कि यह मुद्दा उन सीमा मुद्दों को पुनः खोल देगा जिन पर अधिनियम के तहत विचार नहीं किया गया और ऐसी मांग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अगला पॉइंट है, जबकि कर्नाटक के अनुसार बेलगावी को अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में शामिल करना भाषाई आधार पर किए गए सीमांकन और बाद में महाजन आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप है। इसमें समाधान के प्रयास हैं। वर्ष 1960 में दोनों राज्य प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों के साथ एक 4 सदस्यीय समिति गठित करने पर सहमत हुए। यह समिति निकटता के मुद्दे को छोड़कर किसी अन्य मुद्दे पर एक सर्वसम्मत निर्णय पर नहीं पहुंच सकी। इसके अतिरिक्त वर्ष 1960 और 1980 के दशक के बीच सीमा समाधान के कई प्रयास किए गए, हालांकि इसका समाधान नहीं किया जा सका। अगला पॉइंट है इसमें, महाराष्ट्र के विरोध और दबाव के बीच केंद्र सरकार ने 25 अक्टूबर 1966 को सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। अगला पॉइंट है इसमें, आयोग ने अगस्त 1967 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जहां उसे कर्नाटक के 264 शहरों और गांवों निप्पानी, नंदगढ़ और खानापुर सहित को महाराष्ट्र के साथ और महाराष्ट्र के 247 गांवों, दक्षिण सोलापुर और अक्कलकोट सहित को कर्नाटक के साथ मिलाने की सिफारिश की। देश की स्वतंत्रता के बाद से बेलगावी की
जनसंख्या की काफ़ी बदलाव हुआ है। शहर के मुख्य एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में मुख्य रूप से कन्नड़ भाषी लोग हैं, लेकिन बेलगावी के आसपास बड़ी संख्या में लोग मराठी व कन्नड़ दोनों बोलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा राज्यों की सीमा, विवाद हल करने पर उपलब्ध विकल्प। विवाद हल करने पर उपलब्ध विकल्प क्या दे रखे हैं? तो पॉइंट है इसमें पहला, भारत में राज्यों के बीच विवादों को हल करने के लिए कुछ कानूनी प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्यायिक हस्तक्षेप अनुच्छेद 131, राज्यों के बीच या राज्यों और संघ के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद की सुनवाई एवं उसका निस्तारण करने के लिए उच्चतम न्यायालय को विशेष अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 131 के अनुसार इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत सरकार व निजी राज्य या दो अथवा अधिक राज्यों के किसी विवाद में, यदि जहाँ तक उस विवाद में विधि का या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न अंतर्वलित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व का विस्तार निर्भर है, तो वहाँ तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करने उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता होगी। अगला अनुच्छेद 131 के तहत स्वीकार्य संभावित मामले, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या एक तरफ भारत सरकार और कोई एक राज्य या एक से अधिक राज्य तथा दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों के बीच या दो से अधिक राज्यों के बीच स्वीकार्य संभावित मामले हैं। ये अपवाद है इसका। अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय ऐसे मामलों की सुनवाई नहीं करता जहां विवाद एक संधि, समझौते, अनुबंध या कन्वेंशन से संबंधित हो, जो वर्तमान में भी प्रभाव में हो और इसमें अनुच्छेद 131 के क्षेत्राधिकार को प्रतिबंधित करने की बात कही गई हो। साथ ही इसके तहत इस संविधान के प्रावधानों के अधीनस्थ वाक्यांशों को शामिल करने का तात्पर्य है कि सुप्रीम कोर्ट का अनन्य मूल क्षेत्राधिकार उन मामलों पर लागू नहीं होता जहां संविधान के अन्य प्रावधानों के तहत किसी अन्य निकाय का अधिकार क्षेत्र निर्धारित किया गया हो। उच्चतम न्यायालय को ऐसे मामलों से बाहर रखा गया है। इसमें भी एक पॉइंट दे रखा है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवाद, 280 वित्त आयोग को संदर्भित मामले और 290 संघ और राज्यों के बीच कुछ खर्चों और पेंशन का समायोजन शामिल है। अगला पॉइंट है राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ 1977 मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक निजी पक्ष सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में विवाद निस्तारण के लिए अनुच्छेद 131 का प्रयोग नहीं कर सकता है। साथ ही ऐसा विवाद कानूनी अधिकार से संबंधित होना चाहिए, न कि राजनीतिक। अंतर्राज्य परिषद संविधान का अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद, ये संविधान के अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को राज्यों के बीच विवादों के समाधान के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति देता है, अनुच्छेद 263। अगला पॉइंट इसमें परिषद की परिकल्पना और राज्यों और केंद्रों के बीच चर्चा के लिए एक मंच के रूप में की गई है। वर्ष 1988 में सरकारी आयोग ने सुझाव दिया कि परिषद को एक स्थानीय निकाय के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। इसके बाद वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम इसकी स्थापना की गई। राष्ट्रपति के माध्यम से इसकी स्थापना की गई। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है अंतर्राज्यीय परिषद के कार्य। ये 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना, उन विषयों की जांच और चर्चा करना जिनमें कुछ या सभी राज्यों का, राज्य संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों का साझा हित है आदि। वर्ष 2021 में केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया और निकाय में अब 10 केंद्रीय मंत्री स्थानीय आमंत्रित सदस्य के रूप में हैं। भारत में राज्यों के पुनर्गठन का इतिहास। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग 550 अलग अलग रियासतें शामिल थीं। वर्ष 1949 में संविधान की पहली अनुसूची के अनुसार एकीकृत प्रदेशों को 27 राज्यों में बांटा गया था, जिन्हें भाग ए, बी, सी, डी श्रेणियों में विभाजित किया गया था। अगला है भाग ए,
राज्य पूर्व राज्यपालों के प्रांत थे। भाग बी पूर्व रियासतों या रियासतों के समूह थे। भाग सी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त आयुक्तों द्वारा प्रशासित राज्य थे। भाग डी केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल थे, जो तब केंद्र द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा प्रशासित होते थे। उस समय राज्यों का समूहन भाषा या सांस्कृतिक विभाजन की बजाय राजनीतिक और प्रशासनिक विचारों के आधार पर किया गया था, लेकिन यह एक अस्थायी व्यवस्था थी। स्वतंत्रता के बाद से भाषाई आधार पर राज्यों के विभाजन की मांग उठ रही थी। इसके धर आयोग इस संदर्भ में 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता को देखते हुए एस के धर आयोग का गठन किया गया। एस के धर आयोग, अगला पॉइंट है, एस के धर आयोग ने भाषाई आधार की बजाय ऐतिहासिक और भौगोलिक विचार सहित प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को प्राथमिकता दी। अगला पॉइंट इसमें, आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जब तक देश में राष्ट्रवादी भावना प्रबल न हो जाए, राज्यों को केवल केंद्र के अधीन प्रशासनिक इकाइयों के रूप में कार्य करना चाहिए। जेबीपी आयोग, अगला है जेबीपी आयोग, दिसंबर 1948 में इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की एक संयुक्त जेबीपी समिति का गठन किया गया था। अगला पॉइंट है, समिति ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विचार को खारिज कर दिया, लेकिन कहा कि इस मुद्दे को जनता की मांग के आलोक में नए सिरे से देखा जा सकता है। हालांकि जनता की मांग और विरोध के कारण अक्टूबर 1953 में भारत सरकार ने मद्रास राज्य से तेलुगु भाषाई क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया। राज्य पुनर्गठन आयोग, अन्य भाषाई मांगों को बल मिला। 1953 में सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इसने 1955 में 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण का सुझाव देते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसकी बजाय सरकार ने 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया। इसके तहत असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर और केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास 1969 में तमिलनाडु का नाम बदल गया। मैसूर 1973 में कर्नाटक के रूप में बदल गया। उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य। केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप का गठन किया गया। वर्ष 1956 में मराठी भाषी गुजराती भाषी क्षेत्रों को शामिल करते हुए बॉम्बे के मानचित्र को फिर से तैयार किया गया। इसने 2 अलग अलग आंदोलनों को जन्म दिया, जिसके बाद 1 मई 1960 को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से अमल में आया और 2 अलग अलग राज्यों का गठन किया गया। अगला पॉइंट है इसमें, इसी क्रम में पंजाबी सूबा की मांग के दबाव में वर्ष 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। अगला पॉइंट है, पूर्वोत्तर में पहचान आधारित पुनर्गठन। पूर्वोत्तर में पहचान आधारित पुनर्गठन वर्ष 1956 में के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्य का गठन किया गया। वर्ष 1972 में मेघालय राज्य को दर्जा दिया गया। इसी वर्ष मणिपुर और त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा दिया गया। अगला पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश को पहली बार 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और वर्ष 1982 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया था। विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों का गठन वर्ष 2000 में 3 राज्यों झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड को क्रमशः बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इन राज्यों का गठन इनके मूल राज्यों में कुछ क्षेत्रों के विकसित होने के आधार पर किया गया था। वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना का गठन किया गया। हालांकि अगले 10 वर्षों के लिए हैदराबाद दोनों राज्यों की साझा राजधानी होगी। वर्ष 2019 में जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति के निरसन के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। इसमें आगे की राह दे रखी है, तो आगे की राह है, हाल के वर्षों में
केंद्र सरकार की मध्यस्थता में पूर्वोत्तर के कई राज्यों में सभी हितधारकों के योगदान के माध्यम से सीमा समाधान का निस्तारण किया गया। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक राज्य सरकार को क्षेत्र के सभी हितधारकों के साथ मिलकर सीमा समाधान का प्रयास किया जाना चाहिए। संभावित प्रश्न दे रखा है इसमें, तो संभावित प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में राज्यों के गठन की प्रक्रिया का संक्षिप्त परिचय देते हुए हाल में देश के कई राज्यों के बीच बढ़ते सीमा विवाद के कारकों का उल्लेख करते हुए इसके समाधान को संभावित विकल्पों पर प्रकाश डालिए। ये क्लास यहीं तक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।